हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म वाला तो पार्ट करना ही नहीं है, आपको पॉपुलेशन वाला पार्ट करना है। ठीक है, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म कैसा होता है, फिर एमलिज्म के बारे में नहीं दिया गया है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एंड देन इस चैप्टर को कवर करेंगे, खत्म करेंगे विद समरी के साथ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है फर्दर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में कम्युनलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होगा, एक को ना फायदा होगा ना घाटा होगा, मीन्स न्यूट्रल रहेगा। मीन्स एक स्पीसीज का यहाँ पे क्या होने वाला, बेनिफिट होने वाला है और दूसरे स्पीसीज न्यूट्रल होने वाली है। तो कितना अच्छा इंट्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव बनाइए, दूसरा 0। ठीक है, दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का इंट्रैक्शन होता है पॉपुलेशन के बीच में। एक स्पीसीज को फायदा मिल रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है और ना ही घाटा हो रहा है, मीन्स वो न्यूट्रल है। ओके, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए मैं रेड पेन लेती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एन ऑर्किड ग्रोइंग एज अ एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। ठीक है, जो आम का ब्रांच है, मीन्स आम का जो पेड़ है उसकी जो टहनी है, जो ब्रांच है, उसके ऊपर कौन ग्रो किया है, ऑर्किड ग्रो किया है। यहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंगो को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एंड ब्रैंकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिटेड। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैंकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो बड़ी सी वेल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करती हैं, वहीं पे पड़ी रहती है, ग्रो करती हैं, बट उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाती। ऐसा नहीं है कि उसको स्टक कर रही है उसके ब्लड को, ऐसा कुछ नहीं करती हैं। वो बस सीधी से सीधी जो बड़ी सी वेल है उसके पीठ पर वो पड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वाइल द नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव एनी अपेरेंट बेनिफिट। ठीक है, ना ही मैंगो प्लांट या मैंगो ट्री और ना ही हमारी जो वेल है बड़ी सी, ये दोनों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ पे घाटा हो रहा है, बहुत ही न्यूट्रल है, इनको कोई कुछ नहीं फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं हम ऑर्किड की, जो ऑर्किड प्लांट ग्रो किया है किसके ऊपर, यहाँ पे मैंगो प्लांट के ब्रांच के ऊपर, तो उसको क्या हो रहा है, उसको रहने की जगह मिल रही है। ठीक है, उसका ये फायदा हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं ब्रैंकल जो ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे वेल के बैक पे, उसके पीठ पे, तो उसको यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रहा है और ओवरऑल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि ना यहाँ पे मैंगो प्लांट या ट्री को कोई फायदा है और ना ही वेल को कोई फायदा है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटल ग्रेड एंड द ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन इन अ साइट यू मोस्ट लाइकली टू कैच इट इफ यू लाइव इन अ फार्म रूरल एरिया इन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म। अगर आप गाँव में रहते होंगे या देखा होगा कि गाय हैं, भैंस है, उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो ग्रासलैंड वगैरह है वहाँ पे छोड़ देते हैं मीडोज में। तो हम क्या देखते हैं कि जो गाय है, भैंस है, उसके ऊपर चिड़िया आके बैठी रहती हैं। अब ये सोचिए वो चिड़िया क्यों बैठी रहती है उसके ऊपर। आगे जो कैटल है जब अपना वो ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है, जब वो चरेगा आगे की घास को, ठीक है, वीड्स को, तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें जो इंसेक्ट होंगे वो निकल के ऊपर आएंगे, और जो निकल के ऊपर आएंगे कैटल के ऊपर, तो उसके ऊपर कौन बैठा होगा, उसके ऊपर बर्ड बैठी हुई है, उसको क्या मिल रहा है, उसको अपना फूड मिल रहा है। तो इससे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कैटल ग्रीड है, ठीक है, उसका फायदा हो रहा है, बट कैटल को कोई फायदा हो रहा है उस चिड़िया से, कोई फायदा नहीं हो रहा, और कोई नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आप रूरल एरिया में अगर बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो गाय भैंस है उसके ऊपर चिड़िया बैठी होती है। ठीक है, ताकि वो जो गाय भैंस है वो आगे ग्रेजिंग करे। जब ग्रेजिंग करेगी तो वहां से क्या निकलेगा, ढेर सारे इंसेक्ट निकलेंगे और उसके ऊपर आएंगे और ये जो कैटल ग्रीड है उसको खा लेगी। तो इसका फायदा और दूसरे का क्या हो रहा है, ना नुकसान ना फायदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द ग्रीड ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टीयर अप एंड फ्लश आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द ग्रीड टू फाइंड एंड कैच। तो बोला जा रहा है कि जो कैटल ग्रीड है, जो चिड़िया है और जो कैटल है, दोनों बड़े पास रहती है, क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। जब भी कभी कैटल निकल चुकी है चरने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, देन ये जो इसकी चिड़िया है ये भी उसके आसपास ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब कैटल आगे खाएगी, वेजिटेशन अपने हरे भरे पौधे को खाएगी, ग्रासेस को खाएगी, उस समय क्या होगा, इंसेक्ट्स निकल के बाहर आएंगे, और जब इंसेक्ट निकल के बाहर आएंगे और उस समय ये जो बोल सकते कैटल ग्रीड है उनको क्या करेगी, खा लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना मुश्किल हो रहा था कैटल ग्रीड को ढूंढने में इंसेक्ट्स को, उतना आसानी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैटल ग्रेड का फायदा हुआ, बट यहाँ पे जो कैटल है उसका कोई फायदा ना नुकसान कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल हुई। अनदर एग्जांपल ऑफ कम्युनलिज्म इज द इंटरेक्शन ऑफ द सी एनिमल दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल एंड द क्लोन फिश दैट लाइव अमंग देम। ठीक है, एक दूसरा इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है कि एक सी एनिमल है जो कि एक सिलेंड्रेट का मेंबर है, इसके पास क्या होता है, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे कांटे की तरह क्या होता है, टेंटिकल लगे होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल है। ठीक है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। उसी टेंटिकल के बीच में छोटी छोटी क्लॉन फिश आके
रहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेंटिकल हैं इससे क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर ऐसा सोचो कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आगे पीछे बॉडी गार्ड है तो कोई इससे पंगा लेगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे जो सी एनेमोन है इसकी बॉडी पे ही जब छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं तो कोई और ऑर्गेनिज्म क्यों उसको खाना चाहेगा, क्यों उसको नुकसान पहुंचाएगा? इसके पास ये जो टेंटिकल है इसमें जहर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो क्लॉन फिश हैं इन्हीं टेंटिकल के बीच में आके रहने लगते हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके इनके प्रेडेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी एनेमोन को कोई फायदा हुआ नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं, बट क्लॉन फिश को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। किससे? अपने प्रेडेटर से। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल। बोला जा रहा है कि जो फिश है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है अपने प्रेडेटर के द्वारा, ठीक है। उनसे उनको छिपना था इसलिए वो कहाँ पहुंच आई है? वो आ गई है किनके बीच में? सी एनेमोन के जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स है उनके बीच में। द सी एनेमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द होस्टिंग द क्लॉन फिश। जो सी एनेमोन है उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। किसको? जो यहाँ पे होस्ट कर रही है, जो यहाँ पे क्लॉन फिश उसके टेंटिकल में आके छिपा हुआ है, उसको जो यहाँ पे शेल्टर दे रही है, ठीक है, उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कम्युनिज्म होता है एक स्पीसीज का फायदा होता है, एक स्पीसीज का ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, मीन्स वो न्यूट्रल होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या दिया गया था। पहला कि मैंगो प्लांट है उसके जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसके ट्री पे क्या है? ग्रो कर रहे हैं, ऑर्किड ग्रो कर रहे हैं। बस उसको क्या चाहिए? जगह चाहिए, स्थान चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ऑर्किड को तो फायदा हो गया लेकिन मैंगो प्लांट को, मैंगो ट्री को कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं ब्रैंकल्स की। जो ब्रैंकल्स है ये क्या है? बड़ी सी वेल है, उसके पीठ के ऊपर क्या कर रहे हैं? आके रह रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि वेल को कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बोल सकते हैं बैरनिकल्स है इनके उनको क्या हो रहा है? इनको फायदा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लोज एसोसिएशन देखते हैं रूरल एरिया में, जहाँ पर गाय भैंस चरने के लिए जाते हैं मीडो वगैरह में, ग्रासलैंड वगैरह में। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे जो कैटल है और कैटल की ग्रीड होंगे दोनों पास पास होंगे। जो चिड़िया है और जो यहाँ पे गाय भैंस है उसके पास पास होंगे। क्यों? क्योंकि कैटल ग्रीड को पता है कि ये इस वेजिटेशन से, इस घास से जो इंसेक्ट है उसको नहीं निकाल के खा सकती है। लेकिन जब ये घास को कोई गाय भैंस कोई चरने आएगा तो इसमें से इंसेक्ट अपने आप ऑटोमेटिक बाहर निकल के आएंगे और मैं इजिली उसको पकड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे बोल सकती हूँ जो कैटल ग्रीड है ये क्या करती है? ये हमेशा ग्रेजिंग एनिमल के आसपास ही रहती है कि जब ये वेजिटेशन को खाएंगे एनिमल देन उसमें से ये निकल के इंसेक्ट्स बाहर आएंगे एंड देन इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ग्रिड के लिए कि वो अपने फूड को ईजिली खा सके, ठीक है। फिर देखते हैं लास्ट एसोसिएशन क्या है। यहाँ पे सी एनेमोन है जो कि सिलिंड्रेट का मेंबर है। इसकी पूरी बॉडी पे टेंटिकल्स होते हैं छोटे छोटे स्टिंगिंग, जिसमें जहर भरा होता है और जिससे इनको प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। उसी टेंटिकल के बीच में कौन आ जाता है? छोटी छोटी मछलियाँ जिनको बोलते हैं क्लॉन फिश, वहीं पे आके रहने लगती हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके उनके प्रेडेटर से। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लॉन फिश है इनको तो फायदा हो रहा है, इनके प्रेडेटर इनको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि टेंटिकल के बीचों में है ये। लेकिन जो सी एनेमोन है उनको कोई फायदा नहीं है ना कोई नुकसान है, ठीक। आगे देखते हैं म्यूचुअलिज्म। नाम से लगता है म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों का फायदा, दोनों स्पीसीज का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है म्यूचुअलिज्म में। तो हम म्यूचुअलिज्म में बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो दोनों स्पीसीज का यहाँ पे क्या होता है? फायदा होता है। और म्यूचुअलिज्म हम पढ़ चुके हैं लाइकेन वाला, एल्गी हो गया, फंजाई, जब दोनों एक साथ क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं तो लाइकेन बनता है। लाइकेन के केस में क्या होगा? एल्गी खाना बना के देगी, फंजाई क्या करेगी? जमीन से वो शेल्टर, मतलब जमीन के पास रहेगी तो वहाँ से क्या करती है? उसको शेल्टर मिलता है, पहली बात। दूसरा क्या करती है? वो जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसको एब्जॉर्व करके किसको देती है? एल्गी को देती है। फिर हम देखते हैं माइकोराइजा वाला एसोसिएशन, ठीक है। जो पाइनस प्लांट है उसके रूट्स में कुछ फंगस क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं। वो क्या करते हैं? जो पाइनस है वो तो खाना बना के देगा क्योंकि उसके पास हरी हरी पत्तियां हैं, फोटोसिंथेसिस करेगा। बट वो जो फंगस है वो क्या करता है? फॉस्फोरस हो गया, जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, वो किसको देगा? उठा के पाइनस को देगा, साथ में उनको बचाएगा, ठीक है। पाइनस के रूट्स को बचाएगा जो भी रूट बॉर्न डिसीज होती हैं उनसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट अब म्यूचुअलिज्म का पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। दिस इंट्रैक्शन कन्फर्म द बेनिफिट ऑन द बोथ इंट्रैक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। ये इस तरीके का इंट्रैक्शन है कि दोनों ही स्पीसीज को फायदा होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है लाइकेन। Lichen represent an intimate mutualistic relationship between the fungus and photosynthesizing algae or the cyanobacteria। हम लाइकेन के बारे में जानते हैं कि लाइकेन क्या है? गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन है। जहाँ पे एयर पोल्यूशन है लाइकेन कभी जिंदगी में वहाँ ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा, ठीक है। वो वहीं रहेगा जहाँ पर बिल्कुल एयर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, अच्छा वहाँ का वातावरण है। तो जो लाइकेन है ये क्या है? एक
रिस्टिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, फंगस के बीच में, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक एल्गी या फिर हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के बीच में। सिमिलरली द माइकोराइजा आर द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट। जैसा कि हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा का, तो माइकोराइजा का एसोसिएशन में क्या होता है, फंजाई क्या करती है, ये जो बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि पाइनस, उनके रूट्स के साथ जाके एसोसिएशन कर लेती हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद द एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। इस एसोसिएशन में क्या होता है, जो फंजाई है उसके पास तो क्लोरोफिल नहीं है, वो तो खाना नहीं बना सकती, तो वो कुछ और काम करेगी, ठीक है। जो फंजाई है वो क्या करेगी, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट होंगे, वाटर होंगे, उनको एब्जॉर्ब करके किसको देगी, प्लांट को देगी, थोड़ी तो मदद करेगी ना, तभी तो उसका कोई मदद करेगा। देन प्लांट क्या करेगा, जो भी उसके पास हरी हरी क्लोरोफिल है, ठीक है, उससे क्या करेगा, खाना बनाएगा खुद के लिए। तो सोचेगा जब उसका पार्टनर भी है भूखा, वो भी इसके लिए हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ हेल्प कर दिया जाए, तो देन वो क्या करेगा, प्लांट के लिए भी यहाँ पे बोल सकते हैं फंजाई खाना बनाता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट उसे देता है। आगे देखते हैं, द मोस्ट स्पेक्टिकुलर इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। सबसे मजेदार या बोल सकते सबसे इवोल्यूशनरी या सबसे फैसिनेटिंग म्यूचुअलिज्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में। देखिए कैसे, प्लांट नीड्स द हेल्प ऑफ द एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग दियर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग दियर सीड, ठीक है। प्लांट को एनिमल की बड़ी ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि पहला उनके फ्लावर में क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, क्यों, क्योंकि इनके जो गैमेट्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, प्लांट में जो भी मेल या फीमेल गैमेट होगा नॉन मोटाइल होगा, तो उसके पॉलिनेशन के लिए उसे किसकी ज़रूरत है, प्लांट की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, ताकि जो इनके सीड है उनका डिस्पर्स कराया जाए, दूसरे दूसरे एरिया में पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ से प्लांट निकले, इनकी स्पीसीज बढ़े। सीड में ही तो क्या है, एम्ब्रियो है, सब कुछ आगे का इनका फ्यूचर जनरेशन है, तो उसको भी स्प्रेड करने के लिए क्या चाहिए, इनको एनिमल चाहिए, ठीक है। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पेड अ फी फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, ठीक है। प्लांट की अगर इतनी उम्मीद है, इतना उसका काम है, तो एनिमल को कुछ तो चाहिए, कुछ तो उसको फीस चाहिए, ताकि वो प्लांट की मदद कर रहा है तो उसको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा प्लांट को। देखिए, प्लांट ऑफर द रिवॉर्ड ऑफ फी इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड द नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर द सीड डिस्पर्जर। देखिए, प्लांट क्या करता है, डिफरेंट एनिमल को जिसने जैसा काम किया उसको उनका रिवॉर्ड देता है, उनको उनका इनाम देता है, ठीक है। अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं, सीड को डिस्पर्स करा रहे हैं, अगर जो पॉलिनेशन करा रहा है उसको क्या दे रहा है, पॉलन ग्रेन दे रहा है, अपने नेक्टर दे रहा है, अपने जूस दे रहा है अपने पॉलिनेटर को। इवन जो सीड को डिस्पर्स्ड करा है, जो सीड को लेके जाके कहीं और मतलब बोल सकते हैं कि स्प्रेड कर रहे हैं ताकि वहाँ से उनका जनरेशन निकले, देन उनको क्या देते हैं, अपना जूसी और न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, फ्रूट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि प्लांट का भी काम होता रहे और जो एनिमल है वो भी खुशी खुशी काम करे। तो हम बोल सकते हैं सबसे फैसिनेटिंग जो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म का आपको प्लांट एनिमल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लांट के पास कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल गैमेट है, उनको एनिमल की ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं होगा, और सीड अगर डिस्पर्स नहीं होगा तो आगे की जनरेशन कैसी आएगी, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, कुछ पॉलिनेटर को उनके काम के लिए कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया। जो लोग सीड को डिस्पर्स करते हैं उनके लिए अपने जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट भी दे देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट वो रिवॉर्ड्स भी पे करते हैं। बट द म्यूचुअलिस्टिक beneficial system should also be safeguard against the cheater. For example, the animal that try to steal the nectar without aiding in the pollination. बोला जा रहा है कि जो म्यूचुअलिज्म है बहुत अच्छा तो है, लेकिन कुछ जो होते हैं चीटर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नेक्टर रॉबर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन नहीं कराते, लेकिन उसके बदले में भी प्लांट से अपना रिवॉर्ड ले ही लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो म्यूचुअलिज्म है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, काम करो अपना इनाम लेके जाओ। लेकिन यहाँ से इनमें भी क्या होता है कि प्लांट को थोड़ा सा सेफ होना चाहिए, सेफगार्ड होना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझ होनी चाहिए कि जो चीटर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल है जो क्या करते हैं, नेक्टर को चुरा के भाग जाएंगे बिना पॉलिनेशन किए। इसमें क्या हो रहा है, प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हुआ बट उसका लॉस ही हो रहा है। Now you can see why the plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualistic, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे प्लांट और एनिमल दोनों का इंट्रैक्शन को इवॉल्व होता है। अगर एक बार इवोल्यूशन प्लांट में हुआ तो एनिमल भी इवोल्यूशन करेगा, ठीक है, एनिमल में हुआ तो प्लांट करेगा, मतलब दोनों में अगर चेंजेस होगा तो दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है। ये इवोल्यूशन क्यों होगा, फ्लावर में अगर कोई चेंजेस हुआ तो उसका पॉलिनेटर भी कुछ चेंज करेगा, अगर पॉलिनेटर में कोई चेंज हुआ तो फ्लावर भी कुछ चेंज करेगा, ताकि उनका काम होता रहे, ठीक है।
इन मेनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्री देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वॉस्प। ठीक है, बोला गया है अंजीर सबने खाया होगा। अगर बात करते हैं बहुत सारी स्पीसीज है किसकी, फिग ट्री की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं फिग ट्री की। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इनका पॉलिनेटर है, जो स्पीसीज है, जो इंसेक्ट है, वो कौन है यहाँ पे, वॉस्प है। तो ये दोनों बड़े टाइडली हैं। ये फिग ट्री कहता है कि मैं पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसी इंसेक्ट, इसी वॉस्प से ही कराऊंगा, मैं किसी और इंसेक्ट को अपना पॉलिनेटर नहीं चूज करूंगा। ठीक है, तो इनका जो बोल सकते हैं जो यहाँ पे बॉन्डिंग है, जो यहाँ पे रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन 1-to-1 है। फिग सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिनेशन वास्प से ही कराएगा और वास्प को भी कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, मदद क्या मिलेगी, इसको अपने अंडे देने हैं। ठीक है, उसको अपने अंडे के लिए सेफ जगह ढूंढना है, क्योंकि इसका ब्रीडिंग टाइम है, उसको अंडे देने हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने उसके लिए जगह ढूंढता है। तो वो जब ये पॉलिनेशन कराएगा फिग ट्री से, तो इसको क्या मिलेगा, ये फिग ट्री इसको क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, इसको अपनी जगह देगा, अपने ओवरी में जो खाली जगह है, ओवरियन लोक्यूल, वहाँ पे जगह देगा कि तुम आओ यहाँ पे अपने अंडे वगैरह दे सकते हो, और ये सेफेस्ट प्लेस है। और तो तुम्हारे अंडे से जो लार्वा निकलेंगे, तो उस समय मेरा भी फ्रूट बन जाएगा, मेरे भी सीड डेवलप करते रहेंगे, तो तुम मेरे थोड़े बहुत सीड ले लेना और तुम्हारे लार्वा का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। देखिए, it means that in a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species, no other species। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है ना। फिग वाला अंजीर का पौधा कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन कराऊंगा तो एक ही इंसेक्ट से, वो कौन है, वास्प है। ठीक है, उसी से कराऊंगा, उसके अलावा मैं किसी से नहीं कराऊंगा, चाहे मेरा पूरी स्पीसीज खत्म ना हो जाए, विलुप्त क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फिग स्पीसीज है, ये सिर्फ पॉलिनेशन कराएगी सिर्फ एक ही इंसेक्ट से, जो कि वास्प है। अब देखिए, द फीमेल वास्प यूजेज द fruit not only as a oviposition, that is egg laying site, but uses the developing seed within the food for the nourishing its larva। ठीक है, जो फीमेल वास्प है, जब ये पॉलिनेशन करा देगी फिग वाले फ्लावर्स में, तो वो क्या करेगा, फिग भी उसको कुछ जगह देगा। ठीक है, क्यों जगह देगा, क्योंकि जो फीमेल वास्प है इसको चाहिए अपने अंडे ले करने के लिए जगह, मीन्स एग लेइंग, इसको साइड चाहिए। इसको उसने दे दिया कहाँ, अपनी ओवरी में जो खाली जगह थी, ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन लोक्यूल, वहाँ पे उसने दे दिया। इसके अलावा जब फ्रूट से सीड बनेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, फ्रूट और सीड जब बनते रहेंगे उस टाइम, तो उस समय भी जो फिग प्लांट है वो कहेगा कि जो मेरे डेवलपिंग सीड है ना, उसको तुम ले लो फ्रूट से, ताकि तुम्हारा जो ये लार्वा है इसको न्यूट्रिशन मिल सके, कि जल्दी से जल्दी डेवलप कर सके। तो यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं फीमेल वास्प को। पहला कि उसने फ्रूट में अपनी जगह ढूंढ ली जहाँ पे उसको अंडे देने हैं। ठीक है, ओवेरियन लोक्यूल देख लिया। उसके अलावा जो डेवलपिंग सीड होगा, ठीक है, फ्रूट के अंदर, इससे क्या मिलेगा, इससे थोड़े बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके जितने लार्वा हैं उनका क्या हो जाएगा, नरिशमेंट इनको मिलेगा, जल्दी से जल्दी वो क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। The wasp pollinated the fig inflorescence while the searching of a suitable egg laying site। ठीक है, वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है फिग के इन्फ्लोरेसेंस में, छोटे छोटे फूल होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन करा रहा है, और क्या ढूंढ रहा है, और ढूंढ रही है, सॉरी ये फीमेल है, ढूंढ रही है कि एग लेइंग साइट कहाँ है, अंडे को सेने की जगह या अंडे देने की जगह कहाँ है, जहाँ पे मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। ठीक है, इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन ऑफ द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज अ फूड फॉर डेवलपिंग द वास्प लार्वा। बोला जा रहा है कि इसके बदले में फिग प्लांट ने, जब उसने इन्फ्लोरेसेंस में अपने पॉलिनेशन करा लिया है वास्प, फीमेल और वास्प से, तो अब उसको क्या देगा, उसको जगह देगा जहाँ पे ये जो फीमेल वास्प है अपने अंडे को ले कर सके। इसके अलावा जो भी इसके डेवलपिंग सीड हैं, ठीक है, जो भी इसके डेवलपिंग सीड है, इनके लार्वा को देते हैं, ताकि इनके लार्वा एज ए फूड उसको खाएं और उनको न्यूट्रिशन मिले, जल्दी से जल्दी वो ग्रो करके यहाँ से फिर चले जाएं। क्वेश्चन आया था नीट में कि जो फिग का फ्रूट है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन के टाइम पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि वास्प वगैरह रहते हैं, मतलब उनके लार्वा यहाँ पे ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ही सीड बनता रहता है उनके लार्वा वगैरह क्या होते हैं, जल्दी से न्यूट्रिशन पाके बड़े हो जाते हैं और देन वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो फिग, जो अंजीर है, वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्किड के बारे में। ऑर्किड शो अ bee wandering diversity of the floral pattern, many of which involve to attract the right pollinator insect, that is bee, humblebee, and ensure the guarantee pollination by it। ठीक है, ऑर्किड के प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको भी क्या करना है, पॉलिनेशन कराना है। पॉलिनेशन कौन करता है, यहाँ पे इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि बी हो गया, हम्बल बी हो गया, जिससे 100% श्योरिटी रहे कि हाँ पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है,
नॉट ऑल द ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्किड रिवॉर्ड्स दें। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की, ये भी पूछ सकते हैं नीट में कि क्या सारे ऑर्किड रिवॉर्ड्स देते हैं अपने पॉलिनेटर को? बिल्कुल नहीं, सारे ऑर्किड बोल सकते हैं ऑफर नहीं करते हैं रिवॉर्ड अपने पॉलिनेटर को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बहुत अच्छा सा। द मेडेरियन ऑर्किड जिसका नाम है ऑफ्रेस एम्प्लॉय द सेक्सुअल डेकेट टू गेट द पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ द बी जिसका नाम है कॉल्पा। इस बी का नाम क्या होता है? कॉल्पा होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि मेडेरियन ऑर्किड है जिसका नाम क्या है? ऑफ्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, इसने अपने ये जो मेडेरियन ऑर्किड है इसने अपने फूल के पिटल में एक ऐसा चेंज कर दिया कि वो देखने में लगेगा क्या, ये फीमेल वाली बी है। ठीक है, मेल वाला बी खुश होता हुआ आएगा, सोचेगा मेरी फीमेल यहाँ क्या कर रही है। ठीक है, उसको प्यार हो जाएगा एंड देन उसको लगेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि वो फीमेल बी है, देन वो क्या करने लगेगा, वहाँ पे बोल सकते हैं कॉपुलेशन करने लगेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करती है, जो मेडेरियन ऑर्किड है वो क्या करते हैं, अपने एक पिटल को फीमेल के जैसा बना लेते हैं ताकि मेल वाला जो हो भी उसको भ्रम हो जाए। ठीक है, उसको लगे कि फीमेल यहाँ बैठी, उससे सीडो कॉपुलेशन करता है और इससे सीडो कॉपुलेशन के टाइम उसके बॉडी में बोल सकते हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन वगैरह चिपक जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे ऑर्किड पे जाता है फिर वही सेम प्रोसीजर करता है जिससे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर चीटिंग हुई है। ठीक है, चीटिंग हुई है बहुत बड़ी, कि जो बी है उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। ठीक है, उसको चीट किया गया है। प्लांट ने खुद अपने एक पिटल को इस तरीके से बनाया है ताकि जो मेल वाला बी है उसको लगे कि उसकी फीमेल यहाँ बैठी है। ठीक है, यहाँ पे उसको लगे कि वो सेक्सुअल डेकैट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, उसको ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि ये फीमेल है, बट एक्चुअल में फीमेल होती ही नहीं है। वो कौन है, वो पत्ती है, वो पिटल है। ठीक है, फ्लावर का पार्ट है वो, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन हो रहा है। देखिए, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर अनकैनिंग रिसेंबल टू द फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। ठीक है, इस तरीके से ऑर्फिस का जो बोल सकते हैं फ्लावर है उसका एक जो पिटल है, एक जो बोल सकते हैं पंखुड़ी है, वो इस तरीके से अपने आप को चेंज करती है जैसे कि सेम के सेम जो कॉल्पा भी है उसकी फीमेल की तरह दिखती है। ठीक है, उसकी साइज वैसे सेम है, कलर सेम है, मार्किंग जो है वो सेम है। ठीक है, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव एज अ फीमेल, द सीडो कपुलेट विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे ऑर्किड फ्लावर ने अपने अंदर अपने एक पिटल को इस तरीके से बदल लिया है, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसके ऊपर मार्किंग ऐसा बना लिया कि जैसे कि वो फीमेल भी लग रही है। ठीक है, जब इसको देखेगा, इस वाले पिटल को ये देखेगा कौन, मेल वाला भी, उसको लगेगा कि उसकी फीमेल बैठी हुई है उस फ्लावर पे, उसके पास आएगा, सीडो कॉपुलेशन करेगा। उस टाइम क्या होगा, इस मेल बी के ऊपर क्या होगा, ढेर सारे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम ये दूसरे ऑर्किड के फ्लावर में जाएगा वहाँ पे भी सीडो कॉपुलेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ये पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं इसके ऊपर वहाँ पे डस्टिंग हो जाएगा और ऐसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा फ्लावर के अंदर। ठीक है, when these bee same bee pseudocopulate with another flower, it transfer the pollen to it and thus the pollinate the flower। ठीक है, जब ये यही सेम बोल सकते हैं, सेम मेल बी जब एक फूल से सीडोकॉपुलेट करेगा उसके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपकेंगे, जब नेक्स्ट फ्लावर के पास जाएगा वहाँ पे भी सीडोकॉपुलेट करेगा और उसके ऊपर फिर से ये पॉलन ग्रेन जो चिपके हुए वहाँ पे झड़ जाएंगे, देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली पॉलिनेशन हो जाएगा। Here you can see how co-evolution operate। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से co-evolution ऑपरेट होगा। co-evolution का मतलब ये है कि पॉलिनेशन के टाइम फ्लावर का शेप, साइज, कलर और साथ में उसके एनिमल का, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर क्या होगा, चेंजेस अगर आएगा किसी एक के अंदर तो दूसरा भी अपने अंदर चेंज लाएगा। इसी को बोलते हैं को-एवोल्यूशन, कि साथ साथ इवॉल्व होना है। ठीक है, if the female bee color pattern change with slightly for any reason during the evolution, the pollination successful will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the फीमेल बी। बोला जा रहा है कि अगर किसी कारणवश जो फीमेल बी है उसका कलर चेंज हो जाए, उसका कोई पैटर्न चेंज हो जाए, उसका शेप, साइज, कलर कुछ भी उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा फीमेल बी के अंदर, तो इवोल्यूशन के कारण क्या होगा कि जो ये प्लांट है, ऑर्किड फ्लावर है, ये भी अपने पिटल्स में चेंज करेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, इससे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और ऑर्किड अपने आप को, इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो ऑर्किड आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी फीमेल बी में अगर कोई भी कलर का पैटर्न या किसी भी
तरीके से चेंजेस होगा इवोल्यूशन के टाइम। तो पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑर्किड का जो पिटल है वो भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, वो भी एकदम अपने आप को सिमिलरिटी शो कराएगा फीमेल बी की तरफ, तभी जाके यहाँ पे मेल वाला बी अट्रैक्ट होगा। उसको लगेगा कि एक्चुअल में उसकी बी बैठी है, बट एक्चुअल में नहीं बैठती है, उसको बस भ्रमित किया जाता है। तो इससे क्या होगा, सीडो कॉपुलेशन होगा, और इसी सीडो कॉपुलेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बी है ये आएगा, दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा, तीसरे पे जाएगा, ऐसे करते करते डिफरेंट फ्लावर्स पे जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, तो सक्सेसफुली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। म्यूचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों ही स्पीसीज का फायदा हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म आप देखते हैं लाइकन में फंगस का पार्ट होता है, एनाल्गी या फिर बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। फंगस वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन पार्ट को देता है। जो एल्गी है वो खाना बनाता है, वो फंगस को देता है। फिर आप माइकोराजा वाला एसोसिएशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हाइयर प्लांट है उनके रूट्स में फंगस क्या करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फंगस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स को, साथ में रूट बॉर्न डिजीज जो पैथोजन है, जो रूट में बीमारी कॉज करते हैं, उनसे भी रेजिस्टेंट दिलाते हैं कौन, ये फंगस। ठीक है, तो और जो हमारा प्लांट है वो इसके बदले में हाई यील्डिंग कार्बोहाइड्रेटनेस खाना देता है। देन हमने देखा कि सबसे फैसिनेटिंग जो है प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप है, जिसमें बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, म्यूचुअलिस्टिक यहाँ पे आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। प्लांट चाहता है कि उसका पॉलिनेशन हो, उसके फूल में पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, फ्रूट में नहीं। ठीक है, तो जो फ्लावर है उसके अंदर पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या करता है, कुछ इनाम देता है अपने पॉलिनेटर को। वो क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, इवन वो अपने फ्रूट जूस भी, अपने न्यूट्रिशियस फ्रूट भी देते हैं उनको, जो सीड को डिस्पर्स्ड कराते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्लांट को चीटिंग हो जाती है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है, किसके थ्रू, जो कुछ होते हैं नेक्टर रॉबर, ठीक है, पॉलन रॉबर, वो क्या करते हैं, बिना पॉलिनेशन किए ही वो नेक्टर को, पॉलन ग्रेन को ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर प्लांट एनिमल इंटरेक्शन क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक है, तो इसमें कोविलेशन होगा। साथ साथ अगर इंसेक्ट में चेंज होगा तो प्लांट भी अपने अंदर चेंज करेगा। ठीक है, एक दूसरे से एकदम टाइटली लिंक है। अगर आप बात करेंगे फिग प्लांट में, तो फिग प्लांट में पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसेक्ट से होगा, जो कि वास्प है, इसके अलावा किसी से नहीं कराएगा फिग प्लांट, अंजीर का। ठीक है, जो अंजीर का फूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे पॉलिनेशन करा रहा है, यहाँ पे वास्प से। और हम बोल सकते हैं और जो फीमेल वास्प है उसको क्या चाहिए, उसको जगह चाहिए अपने अंडे को ले करने के लिए। ठीक है, एग लेइंग साइट चाहिए जहाँ पे उसका एग सुरक्षित रहे और वहाँ से लार्वा निकले। तो इसके बदले में जब ये वास्प ने क्या किया, पॉलिनेशन करा दिया इन्फ्लोरेसेंस ऑफ किसके, हमारे फिग प्लांट के, तो उसने क्या किया, उसने अपने ही ओवरी में जो खाली जगह है, कैविटी है, लोक्यूल है, उसने वहाँ पे जगह दिया ताकि ये जो फीमेल वास्प वहाँ पे अंडे दे सके। इसके साथ साथ जो उसका डेवलपिंग लार्वा है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो हमारा ये फिग का बोल सकते हैं सीड है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो फिग प्लांट है अपने डेवलपिंग सीड को किसको देता है, यहाँ पे लार्वा को देता है, ताकि जल्दी से जल्दी लार्वा ग्रो करे और वहां से फिर चले जाए, उनको एज ए फूड देता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने देखा जो ऑर्किड है इनके अंदर हम फूलों में कुछ पैटर्न देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि इनके पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो। इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बी हो सकता है, हम्बल बी हो सकता है, ताकि पॉलिनेशन 100% गारंटी के साथ हो। ठीक है, सारे ऑर्किड याद रखिएगा, सारे ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड नहीं करते। ठीक है, रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं अपने पॉलिनेटर को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मेडेरियन ऑर्किड का, जिसका नाम है ऑफ्रेसिस, जो सेक्सुअल डकैत करता है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है, जो ऑर्किड का फ्लावर है मेडेरियन, इसने एक अपने फूल को इस तरीके से बना लिया है कि वो एकदम सेम टू सेम फीमेल कोल्पा बी की तरह लग रहा है, ताकि उसका मेल वाला बी सोचे कि उसकी फीमेल वहाँ बैठी है, उसके साथ सीरो कॉपुलेट करे। उस टाइम क्या हो कि पॉलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक जाए, और जब नेक्स्ट टाइम ये जाए किसी और इन्फ्लोरेसेंस के पास, किसी और फ्लावर के पास, तो वहाँ पॉलिनेशन करते। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एक पिटल, जो फूल का एक पंखुड़ी है, वो अपने आप को इस तरीके से बना लेता है फीमेल बी की तरह, उसका शेप, साइज, कलर, मार्किंग सब उसी की तरह रखता है, ताकि मेल वाला जो हो वो अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि फीमेल उससे सीडो कॉपुलेट करे फ्लावर में, और देन पॉलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक जाए। जब नेक्स्ट टाइम यही सेम बोल सकते हैं मेल वाला जो बी है सेम फ्लावर के ऊपर जाए, देन वहाँ पे सीडो कॉपुलेशन फिर से करे, एंड देन वहाँ पे क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा कि जब प्लांट एनिमल जब एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा म्यूचुअलिस्टिक है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब कभी चेंज होगा तो दोनों के अंदर चेंजेस आना चाहिए, कोविलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फीमेल भी अगर किसी कारणवश अपने कलर चेंज कर लिया, अपना पैटर्न बदल लिया, अपने जो मार्किंग्स है बॉडी के ऊपर उसको चेंज कर लिया, किसी वजह से जो फीमेल
फीमेल के बॉडी पैटर्न में चेंजेस आ गए, ठीक है, उसके कलर में, तो जो यहाँ पे ऑर्किड है, ऑर्किड के अंदर पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी क्या करेगा, अपने फ्लावर के पिटल में मॉडिफिकेशन लाएगा, ताकि आगे फ्यूचर में भी जो बोल सकते फीमेल भी जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन की है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से ये ना हो कि आगे पॉलिनेशन ना हो पा रहा हो। ये सेम चीज़, यही सेम रिसेम्बलेंस मेंटेन करने के जो हमारा ऑर्किड का फूल है, ठीक है, उसकी जो पत्तियां हैं उनमें भी सेम मॉडिफिकेशन होना चाहिए एज जैसे फीमेल बी किया है, ताकि मेल वाले को फिर से कोई डाउट ना हो और आगे इनका पॉलिनेशन इसी प्रोसीजर से चलता रहे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बार चलिए हम लोग एमेलिज्म को पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पे ही बता दे रही हूँ। एमेलिज्म में देखिए क्या हो रहा है, एक को घाटा हो रहा और एक को कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, ये एक फंगस है, दिस इज द फंगस, ये फंजाई है। यहाँ से कुछ केमिकल निकलते हैं, वो केमिकल क्या है, मान लीजिए ये केमिकल है पेनिसिलिन। ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, दिस इज केमिकल दैट इज एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। जब कोई बैक्टीरिया इसके पास आ रही है, ठीक है, जब कोई बैक्टीरिया इसके पास आ रही है, वो क्या हो जा रही है, डाई हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इसका घाटा हो रहा। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं इस बैक्टीरिया का घाटा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए माइनस साइन। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम नोटाटम की, तो इससे क्या हो रहा है, इसको ना फायदा हो रहा है ना ही घाटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो सीधे हम बनाते हैं इसको न्यूट्रल, इस तरीके से 0। ठीक है, एमेलिज्म में क्या होगा कि एक स्पीसीज का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, मीन्स उसका नुकसान हो रहा है, दूसरे स्पीसीज का कोई भी फायदा ना घाटा, कुछ नहीं हो रहा, न्यूट्रल है। तो एमेलिज्म में यही होगा कि जो पेनिसिलियम नोटाटम जो फंगस है, ठीक है, ये एक अपने बॉडी से हमेशा एक केमिकल सिक्रीट करेगा जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है। कोई बैक्टीरिया इसके पास आएगा, इस केमिकल की वजह से वो मर जाएगा। तो जो पेनिसिलियम नोटाटम है ना, उसको कोई फायदा हो रहा है बैक्टीरिया से, ना कोई घाटा हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, न्यूट्रल है ये। लेकिन जो बैक्टीरिया है, इस पेनिसिलियम नोटाटम की वजह से इसकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से केमिकल निकल रहा है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है। तो इसका क्या हुआ, घाटा हो गया। ठीक है, तो बस एक नॉर्मल से एग्जांपल आप याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब समरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है सक्सेसफुली, अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं। As a branch of biology, ecology is the study of relationship of the living organism with abiotic physico-chemical factor and the biotic component other species of the environment। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इकोलॉजी क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक का, एबायोटिक बायोटिक का। मतलब कि हम बात करते हैं लिविंग सिस्टम के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, जैसा कि आपने देखा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन और साथ में उसका एबायोटिक इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, फिजिको केमिकल फैक्टर क्या क्या है, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, वाटर, ये सारे फैक्टर पे भी लाइफ डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का, और साथ में ऑर्गेनिज्म और उसके एबायोटिक फैक्टर जैसे कि फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, उनके साथ। ठीक है, it is concerned with 4 level of biological organization, that is organism, population, community and biomes। ठीक है, हम इकोलॉजी में 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया एंड द बायोम्स हो गया। पॉपुलेशन में तो हम स्टडी कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली। ठीक है, आगे देखते हैं। इवोल्यूशनरी चेंज थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट पॉपुलेशन, हेंस पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट द एरिया ऑफ इकोलॉजी। बोला गया है कि जो इवोल्यूशनरी चेंज होते हैं, इवोल्यूशन के टाइम पे जो चेंज होगा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इवोल्यूशन के द्वारा जो चेंज होगा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। ए पॉपुलेशन का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज शेयरिंग और कॉम्पिटिटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज ज्योग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। अगर इंसान है तो इंसान ही वहाँ पे है। ठीक है, अगर वहाँ पे कुत्ते हैं तो कुत्ते हैं, अगर हाथी है तो हाथी है। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे पॉपुलेशन बोलेंगे। यहाँ पे मैन की पॉपुलेशन है तो यहाँ एक तरफ एलिफेंट की पॉपुलेशन है, एक तरफ डॉग्स की पॉपुलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं एक ही स्पीसीज के, वो शेयर कर रहे हैं या फिर कंपटीशन कर रहे हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। Population has attribute that individual organism does not, birth rate and death rate, sex ratio and the age distribution। ठीक है,
पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के पास नहीं होता है, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, बर्थ रेट में हम ये पता कर सकते हैं कितने नए बच्चे का जन्म हुआ है पर ईयर। ठीक है, रेट का मतलब होता है ईयर, एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा। डेथ रेट में क्या होगा, पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई है कितने टाइम में। ठीक है, सेक्स रेशियो हम पता कर सकते हैं कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है। ठीक है, हम इससे ये पता कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एज पिरामिड के थ्रू कितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, कितने लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, कितने लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, कितने लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, कितने लोग अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में फर्टाइल हैं, कितने लोग अभी बच्चे ही हैं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल के पास क्या है, बर्थ है, डेथ है। ठीक है, उसका जो भी जेंडर होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, उसकी जो एज होगी वो प्रेजेंटली वो देखेंगे। ठीक है, द proportion of the different age group of the male and female population often represent graphically at the age pyramid। ठीक है, जो प्रोपोर्शन है डिफरेंट एज के ग्रुप के मेल या फीमेल के किसी पॉपुलेशन को, उसको आप ग्राफिकली किस पे देखते हैं, एज पिरामिड के फॉर्म में देख सकते हैं। इट्स शेप इंडिकेट, जो एज पिरामिड का शेप है वो इंडिकेट कराता है कि पॉपुलेशन कैसा है, ग्रोइंग है, डिक्लाइन है, स्टेशनरी है। देखिए, इट्स शेप इंडिकेट वेदर द पॉपुलेशन इज स्टेशनरी, ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये बताता है कि जो पॉपुलेशन का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर स्टेबल है। तो यहाँ पे एज पिरामिड का हम शेप देख के बता सकते हैं। अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बेल शेप का होगा। अगर ग्रोइंग है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पिरामिड का। अगर हम बात करें डिक्लाइनिंग हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं अन शेप का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आप एज के पिरामिड, जो एज पिरामिड का स्ट्रक्चर है, जो उसके शेप है, उसको देख के बता सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्टेबल है या फिर घट रहा है। Ecological effect of any factor on population are generally reflect its size, population density, which may be expressed in different way, number, biomass, percentage, depending on the species। ठीक है, बोला जा रहा है कि इकोलॉजिकल जो इफेक्ट है किसी भी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, वो जनरली हम किसी पॉपुलेशन को, अगर हम उसके इकोलॉजिकल इफेक्ट को देखना चाहते हैं, उसके साइज को देखना चाहते हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट वे से उन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर के हिसाब से आप उनको गिन सकते हैं, बायोमास देख सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसा कि आप टाइगर पग मार्क और उसके फीकल मैटर से देख रहे थे। तो आप अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी को माप सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू द, देखिए पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ता है, ग्रोथ थ्रू द बर्थ एंड द इमाइग्रेंट एंड डिक्लाइन थ्रू द डेथ एंड इमाइग्रेशन। बोला गया कि कोई पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो दो चीज से, एक पहला कि बर्थ, अगर ज़्यादा लोग का बर्थ हो रहा है उस पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, या फिर इमाइग्रेशन की कई दूसरी जगह से पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं लोग, तो इससे भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। बात कर रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं या तो उस पॉपुलेशन के लोग मर रहे हैं धीरे धीरे, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है, या तो इमाइग्रेशन, या तो वहाँ के लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे जाके। तो ये जो फैक्टर हैं चारों, ये डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करेगा या पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। ग्रो करने के दो फैक्टर है, कौन, बर्थ, कितना साल पे साल बर्थ हो रहा है, कितने लोग नए आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, और कितने लोग जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, या कितने लोगों की डेथ हो रही है, इससे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, when resources are unlimited the growth is usually exponential, but when resources become progressively limited the growth pattern using the logistic। बोला जा रहा है कि अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का देखना है टाइम के साथ कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करेगा, तो यहाँ पे दो आपको ग्रोथ मॉडल पढ़े होंगे। पहला क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। इसमें देखते हैं कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, एकदम भर भर के पड़े हैं रिसोर्सेज, ठीक है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है उस समय जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी, पावर के फॉर्म में होगी। ठीक है, उस समय आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, जे टाइप का होगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होगी, लॉजिस्टिक होगी, जो रियलिस्टिक होगा, यहाँ पे आपको सिग्मॉइड, ठीक है, हम बोल सकते हैं सिग्मॉइड ग्राफ देखने को मिलेगा। तो दो टाइप के आपने क्या देखे हैं, ग्रोथ मॉडल देखे। पहला क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो कि आपको जे शेप का आपको ग्राफ या कर्व देखने को मिलेगा कि समय के साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, अचानक से बढ़ेगी, एकदम पीक पे जाएगी, लेकिन कभी ये डोमिनेटिंग नहीं करेगा, इनका आर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ठीक है, उनमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी धीरे धीरे होगी, फिर एक टाइम पे हो जाएगी, फिर इसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे रियलिस्टिक वन कौन होगा, लॉजिस्टिक, यहाँ पे ग्रोथ मॉडल।
इन आइदर द ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों ही ग्रोथ में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज इज मेजर ऑफ द इनहेरिटेंस पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन टू ग्रो। जो यहाँ पे आर की वैल्यू है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जो आर की वैल्यू है मिस आर इक्वल टू क्या था, बी माइनस डी था, मिस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये डिफाइन करता है कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो आगे रिप्रोडक्शन करके अपनी जनसंख्या बढ़ाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इनहैबिटेड डू नॉट लाइव इन आइसोलेशन बट इंटरैक्ट इन मेनी वे। इन अगर बोला जाए कि नेचुरल कंडीशन में देखा जाए, अगर नेचर में देखा जाए, किसी भी हैबिटेट में देखा जाए, तो कोई भी पॉपुलेशन कभी अकेले नहीं रहती है। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ इंसान रह रहे, आपने कभी नहीं देखा होगा सिर्फ माइक्रोब्स रह रहे, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ प्लांट्स, नहीं। नेचर में पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रहते, कभी आइसोलेट नहीं रहते हैं। ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, फंगस हो गया, सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दीज इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज कॉम्पिटिशन, बोथ स्पीसीज सफर, प्रेडेशन एंड पैरेटिज्म, वन बेनिफिट एंड अदर suffer, communism, one benefit and other is unaffected, amalism, one is harm and other is unaffected, and mutualism, both species are affected। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दो स्पीसीज अगर एक साथ है तो उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, पैरेडिज्म का रिलेशनशिप हो सकता है, प्रेडेशन हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है, एमलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। 6 टाइप की चीज़ें हम देखते हैं कि अगर दो स्पीसीज अगर साथ साथ है, अगर दोनों ही कॉम्पिटिशन कर रही है तो दोनों का घाटा होगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्या होगा, दोनों का ही नुकसान होगा। अगर बात करते हैं प्रेडेशन में, प्रेडेटर या प्रे का एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। अगर पैरेडिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे एक स्पीसीज का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। फायदा किसका होगा, फायदा होगा हमारे पैरासाइट का, घाटा किसके हो रहा है, हमारे होस्ट का हो रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा, ना फायदा होगा, मींस एक का क्या होगा, फायदा होगा, दूसरा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। एमलिज्म की बात करते हैं, एक का क्या होगा, नुकसान होगा और दूसरे का कुछ नहीं होगा, मींस अनइफेक्टेड रहेगा, ना घाटा ना नुकसान। अगर बात करते हैं म्यूचुअलिज्म का, कि दोनों का फायदा होगा, मींस दोनों स्पीसीज फायदे में, मतलब एकदम खुशी खुशी जी रहे हैं। आगे देखते हैं। Predation is very important process through which the trophic energy transfer is facilitated and some predator help in controlling their prey population। ठीक है, शिकारी predation जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि बिना प्रेडेटर के हम बोल सकते हैं जो लोअर ट्रॉपिकल लेवल है वहाँ से हायर ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए पूरे अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स ही हैं, प्लांट्स और उन्हें कोई खाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या आगे बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्लांट क्या है, एज ए ट्रांसड्यूसर काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में, खाना बना रहे हैं। बट जो प्लांट को फीड करेगा वो क्या होगा, प्रेडिटर होगा, चाहे वो इंसेक्ट हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, हर्बीवोर्स में गाय भैंस हो सकते हैं। ठीक है, वो फीड करेंगे उनको तो प्रेडिटर होंगे। और जब हर्बीवोर्स को कोई खाएगा, कार्निवोर्स, ये क्या होंगे, कार्निवोर्स यहाँ पे प्रेडिटर होंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक चेन बनता हुआ चला जा रहा है, जिससे एनर्जी क्या हो रहा है, अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, किसके थ्रू, प्रेडेटर के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी जगह पे सिर्फ प्रे ही प्रे घूम रहे हैं, वहाँ पे इनका कोई प्रेडेटर नहीं है, तो एक समय बाद देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेज के लिए प्रे की ही स्पीसीज में क्या होगा, लड़ाई होने लगेगा। उसी लड़ाई को सही करने के लिए या प्रे की जो स्पीसीज का जो ग्रोथ है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर का होना ज़रूरी है। अगर स्पीसीज बढ़ जाएंगी, ठीक है, अगर बोल सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी हमारे प्रे की, तो वो भी क्या है, हमारे इकोसिस्टम के लिए अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांट हैव इवॉल्व डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। ठीक है, प्लांट भी प्रेडेटर की तरह तरासे जाते हैं। जैसे कि हम प्लांट को खा रहे हैं तो हम उसके क्या हैं, बोल सकते हैं हम प्रेडेटर हैं, वो हमारे लिए प्रे की तरह काम कर रहा है। इंसेक्ट आके उनको फीड कर रहे हैं, यहाँ पे वही सेम कहानी है। हर्बीवोर्स आके खा रहे हैं, वहाँ पे कहानी। प्लांट के पास तो हाथ पैर नहीं है, कोई और भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो अपने प्रेडेटर से बच सके। तो प्लांट क्या करते हैं, कुछ अपने मॉर्फोलॉजिकल, अपने बॉडी के ऊपर कुछ चेंज करते हैं, कुछ केमिकल अपने अंदर लाते हैं ताकि वो अपने हर्बीवोर से या अपने ब्राउजर ग्रेजर से बच सके। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल में वो क्या लाते हैं, अपने ऊपर कांटे लाते हैं, जैसे कि आप कैक्टस कैसिया में देख सकते हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल्स आते हैं, किन फॉर्म में, निकोटीन हो गया, ओपियम हो गया, स्टेरिन हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कैफीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कमर्शियली बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें प्लांट अपने अंदर इस केमिकल को इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने हर्बीवोर से, अपने ग्रेजर ब्राउजर से बच सके, एज अ डिफेंस इस्तेमाल कर सके। इन कॉम्पिटिशन इट इज़
परस्यूम दैट द सुपीरियर कॉम्पिटिटर एलिमिनेट द इन्फीरियर, द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बट इन मेनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव इन्वॉल्व अ वेरियस मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट देयर को एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन में तो दोनों ही स्पीसीज का यहाँ पे नुकसान होने वाला है, किसी का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में देखा गया है कि कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था, यहाँ पे गॉस ने, तो यहाँ पे ही लिख लीजिए आप गॉस। ठीक है, और उनके साथ और भी इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर स्पीसीज होती है वो एलिमिनेट कर देती है, हटा देती है इन्फीरियर से। ये तभी होगा, ये तभी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज क्या हों, लिमिटेड हों। हम बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स। जब रिसोर्स क्या हो, लिमिटेड हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है, वहाँ पे सुपीरियर जो कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज होती है वो एलिमिनेट कर देती है इन्फीरियर वन को, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जो क्लोजर रिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है, वो एक ही साथ रह रही हैं। क्यों रह रही हैं? क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर रही हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो एक साथ इसलिए रह रही हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज का बंटवारा कर रही हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, वो रिसोर्स को बांट रहे हैं, और इसको किसने दिया था, मैक ऑथर ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही जगह रह के रिसोर्सेज को बांट रही हैं, अलग अलग समय पे खा रही हैं, अलग अलग समय में फीड कर रही हैं, अपना अपना हिस्सा बांट ली है, बंटवारा कर ली। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज एक ही जगह सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को मरने की जरूरत नहीं है, किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। किसने दिया था, मैकऑथर ने दिया था। इन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि एक ही ट्री के ऊपर 5 डिफरेंट या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, वेबलर की मतलब चिड़िया की, वो सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे थे, फीड कर रहे थे, बट उन्होंने अपने अंदर क्या लाया, चेंज लाया, बिहेवियरल चेंज लाया, ताकि वो सेम रिसोर्स को अलग अलग समय पे अपने अपने समय पे उसे खाएं, ताकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो। तो यहाँ पे कंपटीशन को एक सोचिए रोकने का तरीका है कि हम रिसोर्स को ही क्या कर सके, बांट लें। इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केस ऑफ म्यूचुअलिज्म इन नेचर इज सीन इन द प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन। आपने और सारे एग्जांपल्स देखे हैं म्यूचुअलिज्म में कि जहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों स्पीसीज खुशी खुशी है। ये क्या है, प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन। जैसे आपको एग्जाम्पल में याद दे रहा हूँ, फिग। ठीक है, फिग वाला और वास्प वाला। जो फिग प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही स्पीसीज, जो वास्प की स्पीसीज है, बस उसी के साथ पॉलिनेशन कराएगा, नहीं तो किसी से नहीं कराएगा। तो जो फिग वाले प्लांट होते हैं उनका पॉलिनेशन किससे कराते हैं, वास्प से कराते हैं, फीमेल वास्प से। और जो फीमेल वास्प से उसके बदले में उसको क्या मिलता है, जगह मिलता है, ताकि वो अपने अंडे को ले कर सके। ठीक है, कहाँ पे ले करती है, जो फिग प्लांट है उसके ओवेरियन लॉक्यूल में, वहाँ पे वो क्या कर सके, अपने अंडे दे सके। वहाँ से जब लार्वा निकले, ठीक है, उस अंडे से, तो हम बोल सकते हैं उसको भी खाने के लिए प्लांट खुद न्यूट्रिशन देता है, अपने डेवलपिंग सीड को देता है लार्वा को एज ए फूड, ताकि वो जल्दी से डेवलप कर सके और जल्दी से वहाँ से फिर चला जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, बाकी आप सब कुछ म्यूचुअलिज्म के बारे में जानते हैं। लाइकेन का रिलेशनशिप हो गया, माइकोराइजा हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा मेडेरियन ऑर्किड। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग था। और ये चैप्टर पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। चैप्टर एंड हो चुका है विद समरी। मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगी इसका PYQ, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से, कौन से जगह से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।